हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपनी चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, इससे जो पीछे का लेक्चर था उसमें अपनी बात चल रही थी किसी इलेक्ट्रॉन की, सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात कर रहे थे। तो किसी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, मैंने बोला था सेल में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है उसका मीनिंग क्या बोला था मैंने, इसको किससे कोरिलेट किया था। सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का मतलब क्या हुआ, टोटल एनर्जी। सेल में उपस्थित एनर्जी का मतलब क्या हुआ, उसकी टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी में कौन कौन से फैक्टर आते हैं, एक तो इसमें आती है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और एक आती है पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो टोटल एनर्जी है ये दो तरीके का मिक्सअप होती है, दो एनर्जी का मिक्सअप होती है। एक तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इनका मिक्सअप क्या कहलाती है, किसी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी। तो ये तो बात अपने इसकी कर ली थी, टोटल एनर्जी भी निकाल ली थी, काइनेटिक एनर्जी की बात कर ली थी, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर ली थी। इनकी कितनी वैल्यू आती है और इसमें रेशियो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। तो देखना ध्यान से, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है और इसकी वैल्यू कितनी आती है उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ। तो देखना, एक तो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, एक एनर्जी बोली जाती है पोटेंशियल एनर्जी, और एक होती है टोटल एनर्जी। तो अपनी जो वैल्यू आई थी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आई थी, 1/2 Z²/R। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आई थी, -Z²/R। टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी आई थी, -1/2 Z²/R। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के अपने वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया था। अब रेशियो की बात अगर की जाए तो देखना, Z²/R, Z²/R, Z²/, ये क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे रेशियो की बात करूँ तो 1/2 -1 -1/2। रेशियो ऐसे तो देगा नहीं, इंटीजर नंबर में होना चाहिए। तो अगर मैं इसको ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं जिसमें सभी में क्या हो, मल्टीप्लिकेशन इजीली हो जाए, इंटीजर नंबर बन जाए। तो अगर इसको सभी को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो रेशियो क्या होगा, 1 रेशियो -2 रेशियो -1। या मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, -1 से, इन सभी को -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसके बाद जो रेशियो आएगा, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में अपने को रेशियो इसी तरीके से दे। रेशियो कैसे दे सकता है, -1 to 1, ये रेशियो भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये तो बात हो गई इनके रेशियो की और बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। अब मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी के साथ, पोटेंशियल एनर्जी का टोटल एनर्जी के साथ। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इनमें तीनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। इनका रेशियो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन में दे देता है, तो उनके रेशियो की मैं बात कर रहा हूँ। या तो अपने को क्या पूछेगा, काइनेटिक एनर्जी में, टोटल एनर्जी में बेसिकली डिफरेंस क्या होगा, इनका रेशियो कितना आता है। या क्या पूछेगा, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में, या काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में अपने को डायरेक्ट रेशियो पूछ लेता है। कई बार अपने को डायरेक्ट टिक करना होता है। तो देखना कैसे होगा। तो अभी जो मैंने बताया रेशियो, उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले बात की जाए काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ टोटल एनर्जी। इसका रेशियो कितना देखने को मिलता है अपने को, -1। इसी तरीके से एनर्जी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड एनर्जी ऑफ टोटल एनर्जी, इसका रेशियो कितना देखने को मिलता है, 2 मिलता है। अगर इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो एनर्जी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसमें बेसिकली डिफरेंस, इसके अकॉर्डिंग अपना कितना मिलता है, रेशियो -2। तो ये अपनी बात हो गई, रेशियो में डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है टोटल एनर्जी की क्या होती है, नेगेटिव फॉर्म होती है। पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी की दोगुनी होती है, और ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की दोगुनी, तो नहीं, दोगुनी का मतलब क्या हुआ, -2। इसका मतलब क्या हुआ, ये इससे क्या होती है, कम होती है। तो ये बेसिकली डिफरेंस हो गया इन तीनों एनर्जी में। इस बार के कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। अपन एनर्जी की बात करें तो मैं टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, किसी सेल में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मतलब क्या हुआ, उसकी टोटल एनर्जी की बात। तो उसी से अकॉर्डिंग अपन मैं बात कर रहा हूँ। टोटल एनर्जी क्या होती है, ई टोटल। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -1/2 Z²/R। ये R यहाँ पे क्या है,
रेडियस ऑफ सेल, रेडियस ऑफ सेल अपन ने क्या बोला था, r इज इक्वल टू बोला था n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर m ई स्क्वायर जेड, ये फॉर्मूला बोला था रेडियस का। रेडियस ऑफ सेल क्या बोला था, n स्क्वायर स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर m ई स्क्वायर जेड। ये इसकी जगह अगर ये क्या है रेडियस ऑफ सेल, अगर इसकी जगह ये वैल्यू रख देता हूँ मैं, तो अपनी टोटल एनर्जी अपने कैलकुलेट की थी, क्या आई थी वैल्यू, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और ये एनर्जी किस में आई थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। तो मैंने बताया था ये एनर्जी किस में आई, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। अगर ये एनर्जी अपने को क्या पूछे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की जगह क्या देते, मोल देते। अगर ये एनर्जी अपने को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ना देके किस में पूछ ले, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल में पूछ ले, तो अपने को क्या करना है, Na से यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल में एनर्जी आ जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। बेसिकली डिफरेंस यहाँ पे क्या है, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में है और ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल में। बेसिक डिफरेंस क्या है, यहाँ पे Na से मल्टीप्लाई हो जाएगा। Na क्या होती है, एवोगैड्रो नंबर होती है। Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.023 इंटू 10⁻23। इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.023 10⁻23। इसको मल्टीप्लाई करने से ये जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम वाली, ये किस में चेंज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल में। मैंने बोला था जब किसी मोल से जब एटम की तरफ जाते हैं, इसकी अपनी चर्चा हो गई थी, मोल से एटम की तरफ जाते हैं तो Na का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। जब एटम से मोल की तरफ आते हैं तो Na का क्या लगता है, भाग लगता है, डिवाइड होता है। इस बात को ध्यान में रखना, उससे भी अपन क्या कर सकते हैं, ये कन्वर्जन कर सकते हैं। तो इस एनर्जी, टोटल एनर्जी किस में आती है, अपनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, इसको किस में चेंज कर लिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल में। इसको उतार लो, उसके बाद अपन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं अपन क्वेश्चंस कैसे आते हैं एनर्जी को लेकर। एनर्जी पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसकी अपनी बात यहाँ तक हो गई थी, जिसको मैंने थोड़ा रिवाइज कर दिया। अब देखिएगा ध्यान से, देखिएगा एनर्जी मैंने कितनी बताई, किसी सेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का मतलब टोटल एनर्जी कितनी आई, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब देखना, अगर मैं ये हाइड्रोजन के निकालूं, हाइड्रोजन के लिए अगर मैं इसको चेक करूं, टोटल एनर्जी हाइड्रोजन के लिए कितनी होगी, देखना ध्यान से। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, फर्स्ट सेल के हाइड्रोजन की एनर्जी मैं बात कर रहा हूँ। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन फर्स्ट सेल इज इक्वल टू कितनी होगी, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर का मतलब हाइड्रोजन के लिए जेड कितना होता है 1 के स्क्वायर, एन का मतलब फर्स्ट सेल की बात कर रहा हूँ तो 1 के स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसका मतलब ये एनर्जी कितनी आएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल की एनर्जी कितनी आ गई, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो देखना इस फॉर्मूले में मैं इस -13.6 की जगह क्या लिख सकता हूँ, E1 हाइड्रोजन। तो इस फॉर्मूले में मैं वैल्यू रख रहा हूँ, देखना E टोटल, किसी सेल में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, -13.6 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, E1 हाइड्रोजन। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका और क्या हो सकता है, E1 हाइड्रोजन इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये भी अपना फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है। इसको भी ध्यान में रखना थोड़ा। हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में, हाइड्रोजन एटम की जो फर्स्ट सेल की एनर्जी है उसके फॉर्म में किसी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी क्या होती है, E1 हाइड्रोजन इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये अपनी बात हो गई। अब इसको उतार लो पहले, इसके बाद अपन आगे चलते हैं। चलिए ये तो बात हो गई। अब मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या पूछ ले, हाइड्रोजन एटम के प्रथम
5 कोषों की ऊर्जा बताओ। अपने को क्या पूछ ले, हाइड्रोजन एटम के प्रथम 5 कोषों की, अपने को पूछा है फर्स्ट 5 सेल की, किसके, हाइड्रोजन एटम के, उनकी एनर्जी कैसे होगी, कितनी होगी। तो देखिएगा ध्यान से, इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले अपना फॉर्मूला लगाएंगे, ई टोटल एनर्जी, किसी सेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालते हैं तो ई टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये वैल्यू किस में आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, जिसको अपन ने डिराइव किया था, अपन इसको कैलकुलेट कर लिया था। अब देखना, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, कौन से सेल की, फर्स्ट सेल की एनर्जी बात कर रहा हूँ, तो कितनी होगी, इस फॉर्मूले के आधार पर अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। जेड का मतलब हाइड्रोजन एटम के लिए Z1 अपॉन, यहाँ पे 1 फर्स्ट सेल के लिए बात कर रहा है तो 1 की स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो फर्स्ट हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट सेल की एनर्जी कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये एनर्जी लेवल्स क्या होने चाहिए, डायरेक्ट याद होने चाहिए। तो देखना, अब मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन एटम के सेकेंड सेल की एनर्जी कितनी आएगी, -13.6 इंटू 1 की स्क्वायर अपॉन एन कितना है, 2 का स्क्वायर। तो ये जो एनर्जी आती है -13.6/4, इसका मतलब इसमें अगर भाग देंगे तो कितना आएगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये हाइड्रोजन एटम के सेकंड सेल की एनर्जी कितनी होती है, फिक्स होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से हाइड्रोजन एटम के थर्ड सेल की एनर्जी की मैं बात करूं तो -13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन, थर्ड सेल की बात कर रहा हूँ तो 3 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। इसका मतलब -13.6/9 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1.51 पर एटम। तो ये थर्ड सेल की होगी, हाइड्रोजन एटम के थर्ड सेल की एनर्जी। इसी तरीके से फोर्थ सेल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कितनी आएगी, -3.6 इंटू 1 स्क्वायर बाय कितना होगा, फोर्थ सेल की बात कर रहा हूँ तो 4 का स्क्वायर, तो -13.6 अपॉन 16। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसी तरीके से अपने को कितने फर्स्ट 5 सेल की एनर्जी पूछी है, तो फर्स्ट सेल की एनर्जी कितनी होगी, देखना, -13.6 इंटू 1 की स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। तो ये एनर्जी कितनी है, -13.6 अपॉन 25। तो ये एनर्जी कितनी आएगी, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये एनर्जी लेवल अपने को डायरेक्ट याद रखने हैं। किसी हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट 5 सेल्स की एनर्जी को डायरेक्ट याद होनी चाहिए। अपने आगे क्वेश्चंस में भी काम आएगी, एनर्जी डायरेक्ट याद होनी चाहिए, तभी एनर्जी का क्वेश्चन है। कम से कम हाइड्रोजन के 5 सेल की एनर्जी अपने को कम से कम याद होनी ही चाहिए। तो 5 सेल की एनर्जी किसके लिए कितनी होती है, ये अपने को याद में रखना है। तो इसको पहले उतार लो, उससे रिलेटेड मैं बात कुछ और बोलूँगा। सबसे पहले आप इसको उतार लें, फिर इसके बाद इस एनर्जी लेवल से रिलेटेड मैं कुछ बातें बोलूँगा, उसको ध्यान में रखना है। चलिए, तो ये जो एनर्जी लेवल्स के अकॉर्डिंग जो एनर्जी आई है, अलग अलग सेल के लिए एनर्जी निकली है, उससे अपन एक बात यहाँ पे कंक्लूजन के रूप में लिख सकते हैं। देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अपने पढ़ा हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट सेल की एनर्जी, हाइड्रोजन एटम के लिए सेकंड सेल की एनर्जी, थर्ड सेल की एनर्जी, फोर्थ सेल की एनर्जी और फिफ्थ सेल की एनर्जी। फर्स्ट सेल की एनर्जी कितनी होती है, -13.6, सेकंड की कितनी होती है, -3.4, थर्ड की -1.51, फिफ्थ की -0.85, फिफ्थ की कितनी होती है, 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो इस बात से अपन पता कर सकते हैं, जैसे जैसे सेल नंबर बढ़ रहे हैं, अपना फॉर्मूला क्या था टोटल एनर्जी का, टोटल एनर्जी किसके समानुपाती थी, -z²/n²। तो देखना इस चीज़ का क्या पता लग रहा है, सेल नंबर बढ़ने से, सेल नंबर जैसे जैसे बढ़ेंगे, टोटल एनर्जी या किसी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कैसा साइन है, नेगेटिव साइन है।
तो जैसे जैसे सेल नंबर बढ़ेंगे, देखना जैसे जैसे सेल नंबर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ध्यान से देखिए एनर्जी बढ़ रही है, यहाँ पे ऐसे मत बोल देना कि यहाँ पे 13.6 है, यहाँ पे 0.54 है, बढ़ कहाँ रही है, घट रही है। इसके आगे कैसा साइन है, नेगेटिव साइन। जिस वैल्यू के आगे नेगेटिव साइन हो, जितनी बड़ी वैल्यू होती है उसके आगे नेगेटिव साइन हो, उतनी क्या होती है, कम होती है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगी, एनर्जी भी बढ़ती जाती है। तो इस बात को ध्यान में रखना है, जैसे जैसे सेल नंबर बढ़ेंगे एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। कई बार ऐसे ना पूछ के क्वेश्चन क्या पूछता है, क्रमागत कोषों के बीच ऊर्जा अंतर, क्रमागत कोषों के बीच ऊर्जा अंतर क्या होगा, बीच का ऊर्जा अंतर पूछ लेता है। क्रमागत कंटिन्यू ये जो सेल्स हैं इनके बीच का कई बार क्या पूछ लेता है, एनर्जी डिफरेंस पूछ लेता है। इन दो सेल्स के बीच अगर एनर्जी डिफरेंस पूछता है, इन दो सेल के बीच एनर्जी डिफरेंस, ऐसे क्या पूछता जाता है, एनर्जी डिफरेंस की बात करता है। तो कम होता है या ज़्यादा होता है, इसकी अपन चर्चा करेंगे। तो देखना ध्यान से, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ये जो एनर्जी लेवल है कौन सा, n=1 और n=2, इन दोनों के बीच एनर्जी डिफरेंस कितना होता है, n=1, n=2 सेकेंड, इन दोनों के बीच एनर्जी डिफरेंस बोला जाता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना बोला जाता है, मैंने कहा n=1 एंड n=2 क्या बोला जाता है, इन दोनों के बीच एनर्जी डिफरेंस 10.2 होता है। अब अगर मैं बात करूँ सेकेंड और थर्ड, किसकी बात कर रहा हूँ, सेकेंड और थर्ड, सेकेंड और थर्ड के बीच एनर्जी डिफरेंस कितना होता है, 1.89। तो सेकेंड और थर्ड सेल के बीच एनर्जी डिफरेंस कितना होता है, 1.89। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं थर्ड और फोर्थ सेल, किसकी बात कर रहा हूं, थर्ड और फोर्थ सेल, थर्ड और फोर्थ सेल के बीच एनर्जी डिफरेंस कितना होता है, 0.66। ऐसे आप कैलकुलेट यहाँ से कर सकते हो। जैसे फर्स्ट और सेकंड सेल की मैं बात करूँ तो -3.4 में से क्या माइनस करना है, -13.6, तो क्या बचेगा 10.2। इसको बोलते हैं इन बीच के एनर्जी सेल्स के बीच का डिफरेंस, इसको बोला जाता है डिफरेंस। तो 10.2 हो गया, उसके बाद सेकंड और थर्ड के बीच 1.89, थर्ड और फोर्थ के बीच कितना हो गया 0.66। इसी तरीके से अपन किसकी बात करें, फोर्थ और फिफ्थ सेल के बीच, तो एनर्जी डिफरेंस कितना बोला जाएगा, फोर्थ और फिफ्थ के बीच एनर्जी डिफरेंस होता है 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखना इससे क्या पता चल रहा है अपने को, जैसे जैसे क्या बढ़ रहे हैं, सेल नंबर बढ़ रहे हैं, तो क्रमागत कोषों के बीच का एनर्जी डिफरेंस भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखना सबसे पहले ज़्यादा कहाँ था 10.2, सबसे कम कहाँ है 0.31। इसका मतलब जैसे जैसे सेल नंबर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी डिफरेंस कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखना, कई बार क्रमागत कोषों के बीच का ऊर्जा अंतर पूछ लेता है, ऊर्जा ना पूछ के क्या पूछ लेता है, ऊर्जा अंतर। वो अपने को क्या बताना है, कम बताना है। ऊर्जा तो क्या होती है, बढ़ती है, और ऊर्जा का अंतर क्या होता है, कम होता है। तो इस बात को ध्यान में रखना, जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, ऊर्जा तो बढ़ेगी, किसी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तो बढ़ती है, और क्रमागत कोषों के बीच का अंतर क्या होता है, कम होता है। इससे अपन ये इसके डायरेक्ट इस पर अप्लाई करके देख लिया, एनर्जी ऊर्जा अंतर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसको उतार लो, पहले स्टेटमेंट को ध्यान में रखना। चलिए अब क्वेश्चंस पर आते हैं अपन। ये तो बात हो गई कि नंबर ऑफ सेल बढ़ने से किसी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है, और क्रमागत कोषों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या होता है, कम होता है। अब अपन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस एनर्जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और बात करते हैं, ऐसे क्वेश्चन डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखना ध्यान से, देखना कई बार क्वेश्चन कैसे पूछता है। जैसे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन पूछेगा जैसे हीलियम के तीसरे कोष में थर्ड सेल की बात कर रहा है, हीलियम के तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बताओ। क्या पूछ रहा है अपने को, हीलियम के तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बताओ। ये जो ऊर्जा है ये कैसे कैसे पूछ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, ऊर्जा बताओ किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में बताओ।
सेकंड ये पूछता है ये जो एनर्जी है किसमें बताओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल में। यूनिट चेंज करके दे सकता है, किसी में भी अपने को क्या पूछ सकता है, एनर्जी पूछ सकता है, या क्या पूछ सकता है जैसे किलो जूल पर मोल में बताओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल में। उसके बाद किस में पूछ लिया, किलो जूल पर मोल में। या अपने को क्या दे सकता है, एनर्जी किलो कैलोरी पर मोल में एनर्जी बताओ। तो अलग अलग यूनिट के हिसाब के अपने को क्या करनी है, एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो ये क्वेश्चन हो गया अपना कि हीलियम के थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम एनर्जी की, उसके बाद अपन इसका क्या करेंगे, यूनिट कन्वर्जन करेंगे। कैसे करेंगे अब मैं उसकी बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम एनर्जी कैसे निकाली जाएगी। देखना ध्यान से, इसको ध्यान से समझिएगा। यूनिट कन्वर्जन क्वेश्चन किस यूनिट में पूछा है, सबसे पहले तो वो ध्यान में रखना। एनर्जी जो पूछी गई है उसकी यूनिट क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, आंसर टिक करना है। तो देखना, एनर्जी पूछी है किसमें, हीलियम प्लस की एनर्जी पूछी है। इसका सेल कौन सा है, थर्ड सेल की बात कर रहा है। तो एनर्जी का अपना फॉर्मूला लगा देते हैं, -3.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जेड कितना होगा हीलियम के लिए, 2 होगा, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। एन कौन सा है, थर्ड सेल की बात कर रहा है, 3 का स्क्वायर। ये जो एनर्जी आती है अपनी जनरली किस में आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है। तो देखना यहाँ पे एनर्जी कितनी आएगी, -13.6 इंटू 4/9। इसको सोल्व कर लेना, ये एनर्जी आएगी वो किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। अब अपन बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। एनर्जी है तो किसमें हो गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में हो गई। अब एनर्जी किसमें पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल में। तो मैंने कहा था जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल में बदला जाता है, तो मैंने एक बात कही थी कि जब मोल से किसकी तरफ जाया जाता है, एटम की तरफ जाया जाता है, तो क्या होता है, Na का मल्टीप्लाई होता है। जब एटम नंबर से किसकी तरफ जाया जाता है, मोल की तरफ जाया जाता है, तो Na का भाग लगता है, डिवाइड होता है। तो देखना ध्यान से, ये जो एनर्जी है E3, इसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल में। तो हीलियम के थर्ड सेल की जो एनर्जी है वो अपनी कितनी आई, -13.6 इंटू 4/9। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटम से किसकी तरफ जाएंगे, मोल की तरफ जाते हैं, तो Na का क्या लगता है, भाग लगता है। जो वैल्यू अपनी उसमें क्या लगेगा, Na का भाग आवेगा, अवोगाड्रो नंबर से क्या लगेगा, डिवाइडेशन लगेगा। तो ये जो Na है ये क्या होगा, इस डिवाइडेशन में है, इसका मतलब Na क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो देखिएगा क्या होगा यहाँ पे, -13.6 इंटू 4/9। Na ऊपर आ गया, इसके मल्टीप्लाई में हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर ये वैल्यू किसमें चेंज हो गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल में। तो अपने ये जो Na का डिवाइडेशन कर दिया, इसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम वाली किसमें चेंज हो गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल में, क्योंकि Na का क्या लग गया, डिवाइड लग गया। ये बात अलग है कि डिवाइडेशन के बाद Na क्या आ गया, इसके मल्टीप्लाई में आ गया। तो बेसिक डिफरेंस यही होता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम वाली चीज़ को किसमें अपन कन्वर्ट करें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल में। तो Na का क्या होगा, डिवाइड होगा। इस तरीके से यूनिट कन्वर्जन होता है। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो किसमें आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल में। अवोगाड्रो नंबर से यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम वाली चीज़ को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे जो अपनी एनर्जी है उसको। तो इसको उतार लो पहले, उसके बाद अपन बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। ये तो बात होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल में एनर्जी की। इसको उतार लो बच्चों पहले, उसके बाद नेक्स्ट लेंगे अपन क्वेश्चन पर। चलिए अब बात करते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन देखना ध्यान से, थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। ये तो यूनिट कन्वर्जन का 2 फॉर्मूले अपन ने कर लिए, कन्वर्जन कैसे होता है उसकी मैंने बात कर ली। अब बात करेंगे थर्ड की। देखना थर्ड क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, थर्ड यूनिट कन्वर्जन कैसे होगा। अभी अपने बात की थर्ड कैसे पूछ सकता है, किलो जूल पर मोल में। तो मैंने कहा सेकंड अपने क्या पढ़ा, अपने पढ़ा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल में।
इसमें पूछ रहा था एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल में। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, किलो जूल पर मोल में। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखना ध्यान से। इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में अपने को रिलेशन पता होना चाहिए, तभी क्या होगा, ये एनर्जी अपने को कन्वर्ट होगी किलो जूल पर मोल में। तो ऐसे बोला जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है 1.67 इंटू 10⁻⁹ क्या होती है, जूल होती है। इसको ध्यान में रखना, ये जो रिलेशन अपने को क्या करेगा, यूनिट कन्वर्जन में हेल्प करेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना बोला जाता है 1.67 इंटू 10⁻⁹ जूल बोला जाता है। तो देखना इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, ये वैल्यू रख रहा हूँ। तो यहाँ से देखिएगा ध्यान से 1.67 इंटू 10⁻⁹ किसकी जगह रख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह। तो ये वैल्यू किस में आएगी, जूल अपॉन क्या है, मोल। तो ये वैल्यू किस में चेंज हो गई, जूल पर मोल में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल वाली वैल्यू किस में चेंज होगी, यूनिट जूल पर मोल में। क्यों, किससे हुई मल्टीप्लाई, किससे कर लिया 1.67 इंटू 10⁻⁹। अब देखिएगा ध्यान से, अगर मैं इस नंबर में क्या कर दूं, 1000 का मल्टीप्लाई कर दूं और 1000 से क्या कर दूं, इसको डिवाइड कर दूं, तो किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको कैंसिल आउट करने पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखना ध्यान से, इसको मल्टीप्लाई क्यों किया, मैं कह रहा हूँ अपने को एनर्जी किस में चाहिए, किलो जूल में। किलो का मतलब 1 किलो का मतलब क्या होता है 10⁻3। 10⁻3 क्या होता है, 1 किलो होता है। तो इस 10⁻3 को मैं क्या कह दूं, किलो कह दूं, तो किलो जूल हो जाएगी। ये इसको मिला के क्या हो जाएगा, किलो जूल। तो इसको लिखने का तरीका और क्या हो सकता है 1.67 इंटू 10⁻⁹ किलो जूल पर मोल। और यहाँ पे 1000 जो है वो ये 1000 है, ठीक है, वैसे का वैसा लिख दिया मैंने। और ये जो 1000 थे इसको मैंने किस में लिख दिया, किलो जूल पर मोल में। अब देखना इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, और 1.67 इंटू 10⁻⁻ से कितना हो जाएगा 22 किलो जूल पर मोल। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, अगर किसी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल को किस में चेंज करना हो, किलो जूल पर मोल में चेंज करना हो, तो डायरेक्ट अपने को किससे मल्टीप्लाई कर देना है 1.67 इंटू 10⁻22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो यूनिट किसकी होगी, किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको पहले उतार ले, फिर मैं बताता हूँ कि कैसे कन्वर्ट करना है अपने को किलो जूल पर मोल में एनर्जी को। चलिए अब बात करते हैं अपन किलो जूल पर मोल यूनिट कन्वर्जन की। तो देखिएगा अपनी जो एनर्जी आई थी किस में आई थी, एक तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल में आई थी। तो ये टोटल एनर्जी अपनी किसके फॉर्म में आई थी -13.6 इंटू Z²/n²। Z कितना था यहाँ पे 4/n कितना था, थर्ड सेल की बात कर रहा था 9 इंटू अगर Na से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये एनर्जी किस में होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल में होगी। इसकी मैंने बात कर ली थी। अब इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल वाली एनर्जी को किस में चेंज करना है, किलो जूल पर मोल में। तो मैंने कहा डायरेक्ट अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, इलेक्ट्रॉन टोटल एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी -13.6 इंटू 4/9 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 होती है एवोगैड्रो नंबर। Na क्या होता है मैं लिख देता हूँ 6.023 इंटू 10⁻23 होता है एवोगैड्रो नंबर की संख्या। इसके बाद अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट 1.67 इंटू 10⁻⁻22 से मल्टीप्लाई करने से ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल वाली यूनिट है किस में चेंज हो जाएगी, किलो जूल पर मोल में। तो ये अपनी एनर्जी किस में आएगी, किलो जूल पर मोल में। अपने क्या चाहिए थी, किलो जूल पर मोल में ही चाहिए थी। इसको सोल्व कर लेना, जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, किलो जूल पर मोल में। फोर्थ क्या था अपना, एनर्जी किस में पूछ रहा था, किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल में। अब अपने को बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि किलो जूल पर मोल को किस में चेंज करना है, किलो कैलोरी पर मोल में। अगर एनर्जी किस में पूछ ले, किलो जूल पर मोल में, या एनर्जी किस में पूछे, किलो कैलोरी पर मोल में, तो किलो जूल वाली को किस में चेंज करना है, किलो कैलोरी में। तो जूल और कैलोरी में अपने को बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। तो देखिएगा ऐसे बोला जाता है 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल
1 जूल इज इक्वल टू बोला जाता है 0.24 कैलोरी। ये रिलेशन ध्यान में रखना, इसी के अकॉर्डिंग अपन यूनिट कन्वर्जन चलेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में चला, वैसे ही जूल और कैलोरी में क्या रिलेशन होता है, 1 जूल इज इक्वल टू होता है 0.24 कैलोरी। अब देखना इसको मैं कैसे सोल्व करता हूँ। इस जूल की जगह मैं क्या रख दूँ, 0.24 कैलोरी रख दूँ, तो ये वैल्यू किस में आएगी, किलो कैलोरी पर मोल में। तो देखना कैसे होगा, इसको पहले उतार लें आप, उसके बाद अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट। चलिए तो देखिएगा, अपनी जो एनर्जी थी, टोटल एनर्जी, वो क्या थी, -13.6 इंटू 4/9 इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू 1.67 इंटू 10⁻22। ये जो वैल्यू आई थी किस में थी, किलो जूल पर मोल में। अगर इस जूल की जगह मैं क्या रख दूं, 0.24 कैलोरी, इसका मतलब मल्टीप्लाई 0.24 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैलोरी। तो ये वैल्यू किस में आ गई, ये जो एनर्जी है वो किस में आ गई, किलो कैलोरी पर मोल में। तो इसकी यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी इसको क्या कर लेना, सोल्व कर लेना तुम लोग। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आएगी, टोटल एनर्जी, वो किस में आ रही है, किलो कैलोरी पर मोल में। तो ये टाइप डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गए। तो क्वेश्चन में सबसे पहले चेक कर लेना, दे इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी पूछ रहा है उसकी यूनिट क्या क्या दे सकता है, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, किलो जूल पर मोल। तो उसके अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, आंसर टिक करना है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी, किलो कैलोरी पर मोल। इसको उतार लिया, रिलेशन ध्यान में रखना, इसके अकॉर्डिंग अपने यूनिट कन्वर्जन इजीली कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन एनर्जी को लेकर कैसे क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। एनर्जी से रिलेटेड, किसी एटम के सेल से रिलेटेड एनर्जी को लेकर एक स्टेटमेंट बोला जाता है। स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, अब क्वेश्चन देखेंगे। एक स्टेटमेंट बोला जाता है। स्टेटमेंट क्या है, सुनिएगा। किसी एन सेल में किसी एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसी के लिए कोई सेल दिया गया है, उसकी एनर्जी किसके इक्वल होती है, किसी एन सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की, हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी है और उसके और जेड स्क्वायर की क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन का इक्वल होती है। मैंने क्या कहा, देखना ध्यान से। एक स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपने को ध्यान में रखना है। स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए स्टेटमेंट काम आएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। किसी भी एकल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी, एकल इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा किसी भी एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसी के जो nवें कोष है, के nवें कोष, n सेल की बात कर रहा है ये, किसी nवें कोष की जो ऊर्जा होती है, nवें कोष की ऊर्जा वो क्या होती है, हाइड्रोजन एटम के, जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन के nth सेल की, nवें सेल कोष की, nवें कोष की ऊर्जा, nवें कोष की ऊर्जा तथा किसके बराबर होती है, जेड स्क्वायर के गुना के बराबर होती है। गुना के क्या होगी, बराबर होगी। इसको मैं थोड़ा रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये क्या कहना चाह रहा है। तो देखिएगा, गुना का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी जेड स्क्वायर के। तो किसी भी एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसी, एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसी का मतलब ये जो अपन पढ़ रहे हैं बोहर मॉडल, ये किस पर लागू होता है, एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसी। एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसी जिससे ऐसी स्पीसी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, एक हो, जैसे हाइड्रोजन एटम, हीलियम प्लस एटम, लिथियम प्लस 2 एटम, इन सभी के पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये सभी क्या है, एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसी है। तो एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसी कोई भी हो जिसका अगर कोई सेल दिया गया है, nth सेल दिया गया है, उसकी बात हो रही है। उसकी जो एनर्जी है, मैंने कहा एनर्जी किसकी,
किसी एकल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के nth सेल की एनर्जी किसके इक्वल बताई जा रही है? हाइड्रोजन के nthवें सेल का मतलब क्या हो गया? जो इसका जो n कोई सेल है उसके कोष की ऊर्जा, इसका मतलब हाइड्रोजन एटम की जो ऊर्जा है, और हाइड्रोजन एटम की एनर्जी होगी, सेल कौन सा है? nth सेल की एनर्जी, तथा z स्क्वायर के मल्टीप्लाई के क्या होगी? बराबर होगी। यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या होगा? z स्क्वायर, इन दोनों के मल्टीप्लाई के क्या होगा? ये एनर्जी इक्वल होगी। तो किसी एकल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की जो nth सेल की एनर्जी वो किसके इक्वल होती है? हाइड्रोजन एटम के nth सेल की एनर्जी और z स्क्वायर के गुना की क्या होती है? इक्वल होती है। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना, ये अपने को काम आएगा एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व करने में। तो ये स्टेटमेंट भी ध्यान में रखना है इसको। अब देखिएगा, यही बात अगर अपने को किसी एटम एकल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज या किसी एटम के लिए क्या दे दे? स्पीशीज ऐसी जिसके पास क्या हो? एक इलेक्ट्रॉन हो। अगर सेल की संख्या ज़्यादा दे दे, एक से ज़्यादा सेल दे दे एक एटम के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? वो उसकी एनर्जी क्या होगी? जब सेल एक से ज़्यादा हो, एनर्जी क्या होगी? यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस होगा। तो जब डिफरेंस की बात करें, इसी फॉर्मूले में क्या करें? डिफरेंस की बात करें, सेल की संख्या क्या दे दे अपने को? ज़्यादा दे दे, तो क्या बोला जाता है? जब डिफरेंस की बात आती है तो यहाँ पे क्या लगाया जाता है? डेल्टा। तो एक से ज़्यादा सेल हो तो किसी एकल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए जो एनर्जी डिफरेंस होगा, जो सेल दिए गए उसका जो एनर्जी डिफरेंस वो क्या होगा? हाइड्रोजन एटम के दिए गए अलग अलग सेल के, हाइड्रोजन सेल के लिए दिए गए अलग अलग सेल के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल, तथा z स्क्वायर के मल्टीप्लाई के क्या होगा? इक्वल होगी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर डिफरेंस भी पूछ ले तो अपने को फॉर्मूला यही रखना है। यहाँ पे फर्क क्या होगा? यहाँ पे सिर्फ डेल्टा लगा देना है, डिफरेंस लगा देना है। अगर एक से ज़्यादा सेल हो तो डिफरेंस के अकॉर्डिंग क्या होगा? अपना फॉर्मूला करेक्ट होगा। तो अब डायरेक्ट या पूछ ले अपने को, एक एक सेल देकर पूछ ले तो फॉर्मूला ये लगाना है, जब एक से ज़्यादा सेल हो तो फॉर्मूला ये लगाना है, डिफरेंस से करना तो अपने को फॉर्मूला ये लगाना है। तो स्टेटमेंट डिफरेंस के लिए भी क्या लगेगा? यही लगेगा। तो मैंने कहा कि किसी एकल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के nth सेल की एनर्जी वो हाइड्रोजन के nth सेल की एनर्जी तथा z स्क्वायर के क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। स्टेटमेंट को पहले उतार लो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसकी मैं बात करूंगा। सबसे पहले आप इसको उतार लें। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ उतार लिया होगा। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन की। देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसको कैसे स्टेटमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे एग्जाम में। देखिएगा क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया, एक इलेक्ट्रॉन एक नाभिक के चारों ओर, एक इलेक्ट्रॉन एक नाभिक में इसने क्वेश्चन में क्या दिया है? z इजिकल टू 5, z इजिकल टू क्या दिया है? 5। एक इलेक्ट्रॉन एक नाभिक के चारों ओर, एक इलेक्ट्रॉन एक नाभिक के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है, उसका चक्कर लगा रहा है, परिक्रमा करता है। इसने कहा एक इलेक्ट्रॉन एक नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता है यदि इलेक्ट्रॉन क्या हो? तीसरी कक्षा से किस में जा रहा हो? चौथी कक्षा में जा रहा हो, फोर्थ सेल में। तीसरी से कहाँ जा रहा है? फोर्थ सेल में। थर्ड सेल से फोर्थ सेल में क्या करता हो? उत्तेजित होता हो। तो क्या होगा? यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? उत्तेजित किया जाए तो
अपने को क्या बताना है, आवश्यक ऊर्जा बतानी है। इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटमेंट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी होगी, उसकी वैल्यू अपने को क्या कर रहा है, कैलकुलेट करवा रहा है। तो इसने कहा कोई एकल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी है जो क्या कर रही है, किसी नाभिक Z=5 के चारों ओर क्या कर रही है, रिवॉल्विंग कर रही है। अगर ये इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल से फोर्थ सेल में, इसका मतलब क्या हुआ, किसी थर्ड सेल से फोर्थ सेल में इसका क्या हो रहा है, एक्साइटमेंट होगा। थर्ड से फोर्थ सेल एक्साइटमेंट कब होगा, जब ये थर्ड सेल वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी ग्रहण करेगा। जब ये एनर्जी क्या करेगा, ग्रहण करेगा, एनर्जी गेन करेगा। एनर्जी गेन करने के बाद इसके पास कुछ एनर्जी आएगी जिसके कारण अपर एनर्जी लेवल्स में क्या होगा, एक्साइटमेंट होगा इसका। तो अपने को जो एनर्जी यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट एनर्जी है उसकी वैल्यू कितनी होगी ये पूछ रहा है। तो अपन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपन इसको सोल्व करेंगे। इसने क्या दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन स्पीसी दे रही है, या कि इलेक्ट्रॉन स्पीसी क्या दे रखी है, दे रखी है। इसको देखना, अपन जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपना फॉर्मूला था वो स्टेटमेंट क्या था, किसी n सेल, किसी एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसी के nth सेल की एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाइड्रोजन एटम की एनर्जी के nth सेल के क्या होती है, इक्वल, तथा Z² के मल्टीप्लिकेशन की क्या होती है, इक्वल होती है। तो ध्यान से देखिएगा, अब अपने को इसी फॉर्मूले को काम में लेना है इसको सोल्व करने के लिए। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये किसकी बात कर रहा है, जब संख्या के हो एक से ज़्यादा दे रखी हो, सेल नंबर एक से ज़्यादा हो, तो क्वेश्चन में अपने को पता चल रहा है कि किसकी बात कर रहा है, तो थर्ड सेल की बात कर रहा है कि फोर्थ सेल की बात कर रहा है। इसका मतलब सेल एक नहीं है, दो की बात कर रहा है। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला लगेगा ये किसकी बात कर रहा है, डिफरेंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, डिफरेंस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे मैं इस फॉर्मूले को क्या कर दूंगा, डेल्टा EN = हाइड्रोजन एटम के डिफरेंट सेल की बात होगी, डेल्टा लगेगा इनटू Z² के क्या होगा, समानुपाती हो। इसी से अपन डायरेक्ट बता सकते हैं कि यहाँ पे जो थर्ड सेल वाले इलेक्ट्रॉन इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी होगी जिसके कारण ये फोर्थ सेल में क्या हो जाए, एक्साइटमेंट हो जाए इसका। तो देखना ध्यान से, अब यहाँ पे जो एनर्जी बात होगी डेल्टा E, वो कौन कौन से सेल की बात होगी, थर्ड और फोर्थ सेल। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, थर्ड सेल से फोर्थ सेल में जा रहा है। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी, अब देखना यहाँ पे जो एनर्जी है कैसे कैलकुलेट होगी। तो मैंने बोला था डायरेक्ट अपने को हाइड्रोजन एटम के अलग अलग सेल की एनर्जी अपने को डायरेक्ट याद रखनी है, तभी एनर्जी के क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो मैंने बोला था हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट सेल की एनर्जी कितनी होती है, फर्स्ट सेल की -13.6, सेकेंड सेल की कितनी होती है, -3.4, फोर्थ सेल की एनर्जी कितनी होती है, -1.51, n=4, फोर्थ सेल की कितनी होती है, -0.85। ये अपने को डायरेक्ट याद रखनी थी। मैंने बोला इनका डिफरेंस भी अपने को क्या होना चाहिए, डायरेक्ट पता होना चाहिए। तो अभी किसकी बात कर रहा है, थर्ड सेल से फोर्थ सेल की बात कर रहा है। तो अभी मैं बात करूँ अगर थर्ड और फोर्थ सेल एनर्जी डिफरेंस, हाइड्रोजन एटम के थर्ड और फोर्थ सेल की एनर्जी डिफरेंस कितना बोला जाएगा, यहाँ पे डेल्टा EN का मतलब डिफरेंस बोला है। तो थर्ड और फोर्थ सेल के बीच एनर्जी डिफरेंस कितना बोला जाता है, 0.66। ये याद होना चाहिए। मैंने बोला था डायरेक्ट अपने को क्वेश्चन सोल्व करने में इसमें अपने को क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो थर्ड और फोर्थ सेल के बीच एनर्जी डिफरेंस कितना होता है हाइड्रोजन में, 0.66। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट रख दूँ, देखना 0.66, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एनर्जी डिफरेंस किसके बीच बात कर रहा है, थर्ड और फोर्थ सेल के बीच बात कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा E ऑफ हाइड्रोजन किसके बीच, थर्ड और फोर्थ सेल के बीच, थर्ड से फोर्थ सेल के बीच एनर्जी डिफरेंस कितना होता है, 0.66। इसको डायरेक्ट वैसे भी याद रखना है। तो देखना अब क्या होगा, Z, यहाँ पे Z की वैल्यू कितनी रखी जाएगी, Z अपने क्वेश्चन में दे रखा है, Z कितना दे रखा है, एक नाभिक जो इलेक्ट्रॉन जिसके चारों चक्कर लगा रहा है वो नाभिक, उसका Z कितना है, 5 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z की वैल्यू 5 की स्क्वायर, तो 0.66 इंटू कितना होगा, 25। ये जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। तो एनर्जी ऐसे निकाली जाती है, एनर्जी ऐसे कैलकुलेट की जाती है। डायरेक्ट अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन है फटाक से क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। तो इसके अकॉर्डिंग अपने को डिफरेंस के आधार पर अगर n से ज़्यादा से सेल दे रखे हो, एक से ज़्यादा सेल दे रखे हो, तो डायरेक्ट डिफरेंस के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। तो 0.66 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जब थर्ड सेल को दी जाती है तो उसका एक्साइटमेंट किस में होगा, फोर्थ सेल में। तो रिक्वायरमेंट एनर्जी का अपना आंसर क्या होगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इसको कैलकुलेट कर लेना, ये अपनी क्या है, रिक्वायर्ड एनर्जी। तो अपना क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो गया। इसको उतार लो, पहले टाइप ऑफ क्वेश्चंस की मैंने बात कर ली, अपना स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन की बात कर ली। सबसे पहले इसको उतार लो, उसके बाद अपन बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस एनर्जी पर कैसे आते हैं, उसकी बात करेंगे। जल्दी से उतार लो इसको।
चलिए उम्मीद कर रहा हूँ उतार लिया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कैसे सोल्व किए जाते हैं उसकी मैंने बात कर ली। अब कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। एग्जामिनर है भैया, कुछ भी कर सकता है, कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है, उसकी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ। एनर्जी से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन कहाँ तक जा सकता है वो उनकी मैं बात कर रहा हूँ। 1 बाय 1 देखिएगा क्वेश्चंस की और मैं बात करूँ तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखना क्वेश्चन कैसे हो सकता है। जैसे अपने को क्वेश्चन देते हैं हाइड्रोजन एटम में क्या पूछ ले, हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन की, हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा क्या दे रखी है, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी दे देगा। स्थितिज ऊर्जा कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, जैसे -6.8 दे रखी है, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। तो क्या पूछेगा क्वेश्चन में है, तो इलेक्ट्रॉन की मुख्य क्वांटम संख्या बताओ, मुख्य क्वांटम संख्या कैलकुलेट करो। अपने को क्या दे देगा क्वेश्चन में, किसी हाइड्रोजन एटम के लिए एक इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी दे दी, कितनी है -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अपने को क्या कैलकुलेट करना है कि उस इलेक्ट्रॉन की मुख्य क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर क्या होता है इसकी अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट। अभी तो इतना याद रखना है कि मुख्य क्वांटम संख्या मेन क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, n से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, n की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखना ध्यान से, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, नाभिक के चारों ओर क्या करता है चक्कर, ये इलेक्ट्रॉन कितने भी हो सकते हैं किसी शेल में। तो देखना अगर इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात करूं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अलग इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन हो गया, किसी भी इलेक्ट्रॉन की बात कर लो। अगर एनर्जी की बात करूँ, किसी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करें, इसका मतलब क्या हुआ, उसकी क्या कहलाती है, टोटल एनर्जी कहलाती है, टोटल एनर्जी कहलाती है। किसी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का मतलब क्या हुआ, टोटल एनर्जी। ये टोटल एनर्जी किससे मिलकर बनी होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब जब अपन किसी नाभिक के चारों कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्विंग करता है, तो उसकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। अगर वो एनर्जी स्टेशनरी है, बोहर ने बोला था एनर्जी क्या होती है, स्टेशनरी होती है। ये जो टोटल एनर्जी है ये क्या होती है, स्टेशनरी होती है। स्टेशनरी का मतलब क्या है, फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब ना तो ये एनर्जी क्या करता है, लॉस करेगा, और ना ये एनर्जी को गेन करता है। जब सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करता है, तो बोहर के अकॉर्डिंग बोहर ने क्या बताया, ये एनर्जी क्या होती है, इसकी स्टेशनरी होती है, फिक्स्ड होती है, ना तो ऊर्जा का लॉस करता है ना एनर्जी गेन करता है। तो देखना ध्यान से, जब इलेक्ट्रॉन अगर बाई चांस क्या करता है, ये एनर्जी का लॉस कर दे, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी क्या करता है, एनर्जी गेन करता है, गेन करके क्या चला जाता है, अपर एनर्जी लेवल्स में जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इसकी फिक्स्ड क्या थी, सर्कुलर ऑर्बिट था, उसमें चक्कर नहीं कटेगा। तो यहाँ पे किसी एटम के लिए सभी एनर्जी लेवल्स होना जरूरी नहीं है। अगर ये एनर्जी का लॉस करता है या गेन करता है, तो एनर्जी लेवल्स के बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, रिवॉल्विंग करना स्टार्ट कर देगा, जो एनर्जी लेवल से क्या नहीं है, एग्जिस्ट नहीं है। तो इसने बताया था ये जो अगर टोटल एनर्जी अपने को कैसे भी पता लग जाए, तो अपन बता सकते हैं ये एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। अगर टोटल एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन की किसी सेल में निकाल लें, तो उसके अकॉर्डिंग अपन बता सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग हो रहा है, जो परिक्रमा लगा रहा है नाभिक के चारों ओर, वो किस सेल में प्रेजेंट है। तो इसका पता किससे पता किया जाता है, टोटल एनर्जी से। जब टोटल एनर्जी का पता चल जाता है, तो अपन बता सकते हैं कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन ये जो इसको रिवॉल्विंग कर रहा है, वो किस में प्रेजेंट होगा। तो अपना जो मेन फंडा वो किस पे रहेगा, टोटल एनर्जी पर। किसी
इलेक्ट्रॉन की अपने टोटल एनर्जी पता चल जाए, अगर उस वैल्यू को देखकर अपन पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में रिवॉल्विंग कर रहा है। तो देखिएगा ध्यान से, अपने को क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पोटेंशियल एनर्जी। अपने को सेल का पता करने के लिए अपने को पास क्या पता होना चाहिए, टोटल एनर्जी। सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी अगर पता है तो टोटल एनर्जी की वैल्यू अपन डायरेक्ट बता सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन किस सेल में क्या कर रहा है, रिवॉल्विंग कर रहा है। तो ये किसकी बात हो गई, टोटल एनर्जी की। तो अपना जो क्वेश्चन है वो किसके इर्द गिर्द होगा, इससे टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के इर्द गिर्द होगा। तो देखना ध्यान से, अब दिमाग में आना चाहिए, क्वेश्चन में तो पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है और अपने जो सेल नंबर अपने को जो पहचानना आइडेंटिफाई करना है वो किस पर होगा, टोटल एनर्जी पर। तो अपने दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग इसके इर्द गिर्द क्या है, इसका आंसर मिलेगा। तो देखना ध्यान से, तो अपने को क्या चेक करना है, इतना करने के बाद अपने को क्वेश्चन में क्या सोल्व करना है कि टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है। तो एनर्जी ऑफ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या बोली जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। अपने डिफरेंस पढ़ा था, अपने रेशियो पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, रेशियो क्या होता है, उसकी मैंने बात कर ली थी। उसी के अकॉर्डिंग मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ। देखना, टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी की आधी होती है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है, टोटल एनर्जी कम होती है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 280। इसका मतलब टोटल एनर्जी की कितनी होती है, दोगुनी होती है। अब इसमें बात की जाए ज़्यादा कौन सी होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी की दोगुनी होती है। इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से ज़्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से ज़्यादा है। इसका रेशियो अगर मैं लूँ तो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो, अगर इस ईटी को मैं इसके अपॉन में ले आऊँ तो यहाँ पे क्या आएगा, 2। तो देखना, इसको सोल्व करते हैं क्वेश्चन को अपन। ई टोटल एनर्जी अपने को क्या कैलकुलेट करना है, टोटल एनर्जी। ई टोटल इज इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख दूँ, पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी है, -6.8 बाई 2। ये अपना फॉर्मूला आपने लगा दिया, ई टोटल इज इक्वल टू -6.8 बाई 2। ये वैल्यू किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, पर एटम की बात कर रहे हैं। तो ये जो टोटल एनर्जी है इतनी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसको सोल्व कर लेना, -3.4। इसका मतलब क्या हुआ, किसी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी आ गई, -3.4। तो अपन ने पढ़ी किसी हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, तो हाइड्रोजन एटम का वो कौन सा सेल है जिसके अंदर एनर्जी कितनी आती है, -3.4। तो अपन ने पढ़ा n=1 पर, n=2 पर, n=3 पर, n=4 पर। n=1 के लिए हाइड्रोजन एटम की एनर्जी कितनी आई थी, फर्स्ट सेल के लिए -13.6, सेकेंड सेल के लिए कितनी है, -3.4, थर्ड सेल के लिए -1.51 और फोर्थ सेल के लिए कितनी आई थी, -0.85। तो इसके अकॉर्डिंग अपन डायरेक्ट बता सकते हैं, अपने को क्या पूछा है, मेन क्वांटम नंबर या सेल नंबर की बात करो, क्वांटम नंबर आगे पढ़ लेंगे अपन, सेल नंबर पूछा है। तो डायरेक्ट मैंने कहा कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन की अपने को टोटल एनर्जी का पता लग जाए तो उस एनर्जी की वैल्यू देकर अपन बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों रिवॉल्व कर रहा है वो कौन से सेल में प्रेजेंट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपन बता सकते हैं, देखना हाइड्रोजन एटम की एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी -3.4। तो -3.4 अपन चेक करेंगे, देखना ये रहा -3.4, एनर्जी कितनी है, -3.4। किस सेल के लिए है, n की वैल्यू क्या है, 2 होगी। इसका मतलब यहाँ पे इसके एनर्जी, टोटल एनर्जी के आधार पर अपन बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल में क्या कर रहा है, रिवॉल्विंग कर रहा है, उसके चारों ओर चक्कर काट रहा है। तो अपने वही पूछा था कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऊर्जा दे दी, इलेक्ट्रॉन की मुख्य क्वांटम संख्या क्या होगी। तो n यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेल नंबर भी रिप्रेजेंट कर रहा है और मुख्य क्वांटम संख्या n की वैल्यू को भी क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है इसकी अपन बात कर लेंगे। मैंने एक टाइप ऑफ क्वेश्चन बता दिया एनर्जी से रिलेटेड, इसमें बात आ गई कि n क्या है, सेल नंबर, सेकंड सेल में, इसका मतलब इसकी मेन क्वांटम नंबर भी क्या होगी, 2 होगी। तो अपना आंसर क्या होगा, 2। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 2। तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं एनर्जी से रिलेटेड। आप इसको उतार लें पहले, उसके बाद अपन बात करेंगे आगे की।
बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं, इनको ज़्यादा ऐसे सीरियसली लेने की जरूरत नहीं होती। अपने को एनर्जी लेवल्स की एनर्जी डायरेक्ट याद रखनी है। ये चीज़ें बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अपने चलना है। डायरेक्ट क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ज़्यादा हैवी नहीं लेना। तो ये अपनी बात हो गई एनर्जी की। एनर्जी टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उसकी मैंने बात कर ली। आज की वगैरह नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के कंटेंट अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगर ये आपको किसी एनर्जी में किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, किसी क्वेश्चन में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आई, तो प्लीज़ कमेंट में जाकर ज़रूर बताएं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।